मैं भी आज सोचा हूँ हिंदी में बोलेंगे। मंचासीन जो मेरा अग्रज भाई अखिलेश पांडे जी और जहाँ विद्वतजन जो बैठे हुए हैं, of course I will often be speaking in English also because I'm more comfortable in English, but then सवेरे मुझसे बताया गया जितना आप कोशिश कर सकते हैं हिंदी में बोल दीजिएगा, तो क्योंकि 30 मिनट समय है, मैं मानता हूँ अभी से शुरू हो रहा है। और व्यासम वशिष्ठ नप्तारम सत्य पौत्रम कल्मषम पराशरात्मजम वंदे सुकतातम तपोनिधिम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ये क्योंकि सवेरे से मैं देख रहा हूँ इस प्रकार का उत्तेजित हो रहे हैं, जो प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति, तमाम चीज़ों को सुन के ये आधुनिक ज़िंदगी में हम लोग कितना खोए हुए हैं, ये मुझे आभास हो रहा था। तो मैं एक थोड़ा भावुक हो गए थे और इसी वजह से ये श्लोक पढ़ा हूँ। और अभी जहाँ तक जस्टिस की बात है, मैं अपना इस डिस्कशन को 5 in 5 appropriate headings I will discuss this particular concept of justice। लेकिन सबसे पहले मैं अमर्त्य सेन साहब का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, उसमें अमर्त्य सेन साहब ने जो बताया है ये मैं आपको 5 मिनट में समझाएंगे। और अमर्त्य सेन साहब ने ये बताया है, दुनिया में सभी लोग परफेक्ट जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं। परफेक्ट जस्टिस का मतलब एकदम ऐसा जस्टिस है जो कभी आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं। तो अमर्त्य सेन साहब ने इसके लिए बहुत अनेक प्रकार का उदाहरण भी दिया है। और उसके बाद वो बताते हैं जस्टिस से ज़्यादा आप इनजस्टिस को समझ सकते हैं। इसका मतलब इनजस्टिस कैन बी अंडरस्टूड बेटर ईजिली, मोर ईजिली देन व्हाट ऑफ कोर्स इज जस्टिस। तो जस्टिस क्या है, वो सब चीज़ें अभी मैं आपको बताएंगे। लेकिन अमर्त्य सेन साहब ने ये कहा है उसमें, आप अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, तो आपने कहा ये 2 व्यक्ति को आप कंपेयर करिए, दोनों में क्या अच्छा गुण है, क्या ये है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल को लेके आ जाते हैं और इस 2 व्यक्ति को तीसरा व्यक्ति जो परफेक्ट है उनसे कंपेयर करके, सो समथिंग विच इज़ नॉट अटेनेबल, समथिंग विच इज़ ट्रांसेंडेंटल। मतलब वो अमर्त्य सेन साहब बताते हैं वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस में जो हॉब्स है, रॉल्स है और तमाम लोग, ये सब लोग ट्रांसेंडेंटल में चले गए हैं और परफेक्ट जस्टिस के बारे में, एकदम प्योर जस्टिस के बारे में सोचे हैं, जो वास्तव में वो एक प्रकार से उतना अच्छा रिजल्ट, परिणाम नहीं दे पाया है। और इसी वजह से ये बताते हैं अब आप परफेक्ट जस्टिस का कल्पना को बंद कर दीजिए, क्योंकि परफेक्ट जस्टिस को कल्पना से बेहतर दुनिया में आज अगर आप जितना इनजस्टिस कम कर सकते हैं उतना आप कम कर दीजिए, तो उससे आपका समाज में असर पड़ता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए मैंने आज फैसला किया हो मुझे गुस्सा एकदम सीमित करना है, वो कभी नहीं हो पाएगा। अगर मुझे जिस समय गुस्सा आता है उसी समय अगर मान लीजिए मैं अपना गुस्सा को कुछ सीमित किया हूँ, इसका मतलब मैं कम से कम कुछ तो सफल रहा हूँ। तो ग्रैंड प्लान्स, बिग प्रोजेक्ट्स, दे ऑलवेज एंड इन बिग फेल्यूर्स। तो इस प्रकार से अमर्त्य सेन साहब को मैंने समझने का प्रयास किया हूँ। इसके बाद अमर्त्य सेन साहब ने नीति और न्याय, ये दोनों में अंतर बहुत अच्छा उन्होंने बताने का प्रयास किया। जो महाभारत का युद्ध है और युद्ध का पहले अर्जुन और कृष्ण जी का जो संवाद होता है, उसमें अनेक चीज़ें उन्होंने डिस्कस किया है, जो आपका सामने मैं ये साहस करता हूँ रखने के लिए। कृष्ण जी जो है अर्जुन जी को बताते हैं ये पार्थ अपना ड्यूटी करना है। दैट मीन्स कृष्ण जी कहते थे द कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉट इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स अर्जुना इज टॉकिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज सेंसिटिव फिलोसफी। इसका मतलब वो उनका ये कहना है, सर मैं आम आदमी हूँ, वो कृष्ण जी को कह रहा है, अगर मैं इस युद्ध करेंगे तो उसमें मैं किसको मारेंगे, बहुत से लोग जिससे मेरा कोई मतलब भी नहीं है, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ और हम लोग जस्टिस के पक्ष में हैं, क्योंकि ये युद्ध एक प्रकार से धर्म के लिए हो रहा है। और भगवान हम जानते हैं उस समय वो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, कृष्ण को बाद में इनकारनेशन एज गॉड हम लोग मानते हैं। दोनों दोस्त जैसे हैं और कहते हैं निश्चित रूप से जस्टिस इज ऑन आवर साइड, इट्स अ जस्ट वॉर। लेकिन जस्ट वॉर होने के बावजूद भी इसका कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत परिणाम जो है इतना दुष्परिणाम होगा और इसमें अनेक लोग जिससे मेरा कोई ताल्लुका भी नहीं है, ऐसा लोगों को मारना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं नॉन पोजिशनल जस्टिस। एक पोजिशनल जस्टिस का मतलब इसमें होता है, वो ये बताते हैं मेरा रिलेटिव्स, इसका मतलब एजेंट सेंटर्ड कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, एजेंट सेंटर्ड। उसका मतलब अर्जुना ये बता रहे हैं मेरा माध्यम से इतना लोगों का
मतलब डेथ हो जाएगा। और इसमें अनेक लोग, मेरा आचार्य मतलब भीष्म मेरा पितामह है, द्रोण मेरा आचार्य है, दुर्योधन मेरा भाई है, और कृष्ण जी मैं ऐसा युद्ध नहीं कर सकता हूँ। इट मे बी अ गुड, इट मीन्स ए वॉर विच इज बीइंग वेज्ड फॉर गुड रीजंस एंड वी हैव जस्टिस ऑन आवर साइड। लेकिन इतना परिणाम, इसका कॉन्सिक्वेंसेस सोचने के बाद मुझे लगता है ये परिणाम के वजह से मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो कृष्ण जी ने अर्जुन, मतलब इसमें देखिएगा जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एक वन डीऑन्टोलॉजिकल रीजनिंग है। डीऑन ये ड्यूटी से आता है। डीऑन्टोलॉजिकल का मतलब समथिंग विच इज राइट इन इटसेल्फ। इसका मतलब कृष्ण जी क्या बता रहे हैं, आपको युद्ध करना है तो ये आपका ड्यूटी है, तो करना ही पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। द कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट इंपॉर्टेंट। अमर्त्य सेन साहब परहैप्स कृष्ण जी को ट्रांसेंडेंटल बता रहे हैं। इसका मतलब एक आम आदमी का नजर से हम लोग देखेंगे, एक आम आदमी निश्चित रूप से परिणाम से प्रभावित होता है। और क्योंकि हम लोग इस भौतिक संसार में जी रहे हैं, और इस भौतिक संसार में हम लोग ये मानते हैं जो परिणाम अच्छा नहीं होगा वो अगर मान लीजिए जस्ट कॉज के लिए भी होगा, आप जानते हैं सही है, सत्य बोलना ही पड़ेगा, लेकिन आप उस समय सत्य बोलने से आप डरते हैं, क्योंकि सत्य बोलने से जो परिणाम निकल के आएगा वो परिणाम को आप सामने नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आम आदमी हमेशा ये सोचेगा दुष्परिणाम से बचें। और इसी वजह से यहाँ अर्जुन जी का जो बात है, इसमें अर्जुन जी बता रहे हैं कृष्ण जी, इसमें एक पोजिशनल जस्टिस है, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, और नॉन पोजिशनल अनेक लोग जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, और उनको भी मुझे मारना पड़ेगा, और ऐसा युद्ध करके अल्टीमेटली मैं क्या पाएंगे, और उसमें अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, मैंने लुक इन रिट्रोस्पेक्ट मैंने क्या अचीव किया हूँ। ये तमाम चीज़ों को अमर्त्य सेन साहब ने जो बताया है, अर्जुना का डिलेमा, और कृष्ण जी ने किस प्रकार से, उस समय अमर्त्य सेन साहब ने अपना किताब में ये लिखा है, तो कृष्ण जी ने अपना भगवान का रूप उनको दिखा दिया और ये बताया है तुमको अपना ड्यूटी करना है, तुम मानव मात्र हो, और परिणाम क्या है वास्तव में दूर दूर तक परिणाम तुम नहीं जान सकते, तुम केवल इंसान के रूप में हो और मैं भगवान हूँ। इसका मतलब इसी को हम लोग इसको हम बाद में आएंगे, फिर अमर्त्य सेन साहब का इस डिस्कशन पर हम लोग वापस आएंगे। नाउ मोर इम्पोर्टेंटली अरिस्टोटल, प्लेटो, वो तमाम चीज़ें जो प्लेटो ने जस्टिस के लिए इस दुनिया के बाहर चले गए। तो प्लेटो ने सोचा आइडियाज, ये मटेरियल वर्ल्ड के पीछे आइडियाज हैं, और ये मटेरियल जो है वो नाशन तो होगा। प्लेटो नेवर बिलीव्ड इन सेंसेस, वो रीजन इज द ओनली इनफैलिबल गाइड टू ट्रू नॉलेज। वो सेंसरी वर्ल्ड को कभी विश्वास नहीं किया, ये माया सोचा, और रीजन को इस्तेमाल करके उन्होंने ये सोचा जो इस व्यक्ति को भगवान का मतलब सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। मतलब हम सब लोग एक गुफा में बंदी हैं, हम सब लोग अंधेरा में जी रहे हैं, हम लोग इसी को सत्य समझते हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग ये सब करते हैं और मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, क्योंकि हम लोग अंधेरे में जी रहे हैं। लेकिन हम लोगों में एक आदमी बाहर चला जाएगा जिसको सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा, जैसा जीसस क्राइस्ट है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। लेकिन ये महान लोग सत्य का साक्षात्कार करने के बाद फिर वापस इस दुनिया में आके हम लोगों को समझाएं ये सत्य है, आप अंधेरा में जी रहे हैं, बिकॉज दे डिड नॉट गो बैक, दैट मीन्स दे केम बैक। वो सत्य का साक्षात्कार करने के बाद अपने रास्ते में नहीं गया, उनको लगा ये लोग जो गुफा में जी रहे हैं ये लोग अंधेरे में हैं और असत्य जिंदगी जी रहे हैं, और उनको प्योर जस्टिस क्या है बताएं, और वास्तव में ये लोग शैडो में जी रहे हैं, और इस शैडो से असलियत को इनको दिखाएं। तो ये वापस ये लोग जब आए हैं तब हम लोग जीसस क्राइस्ट को मार दिए, सोक्रेटिस को मार दिए, क्योंकि हम लोग सत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी जिंदगी हम लोग को अच्छा लग रहा है और इसी माया जिंदगी में हम लोग जी रहे हैं, बल्कि वास्तव में सत्य का हम लोग कभी खोज करने का भी प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग रिश्वत लेते हैं, और महान लोग जो आके हमको समझाए हैं, तो प्लेटो ने कहा नॉलेज डजंट कम टू यू थ्रू ग्रेजुअल स्टेप्स, जो जो जिसको ज्ञान है वो आपको बताएगा, और बताने के बाद आपको उसी ढंग से चलना पड़ेगा। लेकिन ये लोग जब वापस आए हैं तो हम लोग इनको बर्दाश्त नहीं कर पाए और जीसस क्राइस्ट को भी मार दिए, सोक्रेटिस को भी मार दिए। उसके बाद आप अरिस्टोटल, इसमें देखिएगा अरिस्टोटल इज बोथ ए रैशनलिस्ट एंड ऑल्सो एन एम्पिरिसिस्ट। अरिस्टोटल क्या है, वो सेंसस को भी विश्वास किया और रीजन को भी विश्वास किया। और अरिस्टोटल और प्लेटो में मुख्य रूप में अंतर क्या है, प्लेटो बिलीव्ड इन इननेट आइडियाज, और अरिस्टोटल सेड देयर इज नथिंग लाइक इननेट आइडियाज। अरिस्टोटल ने कहा जैसा ये ब्लैक बोर्ड खाली है, जब तक टीचर नहीं आएगा, टीचर आने के बाद जब लिखेगा तब ब्लैक बोर्ड भरेगा, और तब तक ब्लैक बोर्ड खाली है। इसका मतलब आपका दिमाग भी जब पैदाइशी वो खाली है, और कुछ स्पर्श मतलब कुछ बाहरी चीज़ों से आप जो अनुभूति करते हैं वही दिमाग के अंदर जाता है, और दिमाग में रीजन है उसको क्लासिफाई करेगा। इसका मतलब वो लॉजिक पर ज़्यादा ध्यान दिया। और अरिस्टोटल को हम लोग कहते हैं नेचर के साथ वो मतलब नेचर के बाहर नहीं गया, इसलिए नेचर के अंदर उन्होंने देखा है
हर चीज अपना पोटेंशियल से एक्चुअल तक जाती है। इसका मतलब हर चीज में एक पोटेंशियल होता है, और पोटेंशियल क्या है, एक बीज एक पेड़ बनता है, और इसी प्रकार से आप व्यक्ति अच्छा व्यक्ति भी बन सकते हैं। इसका मतलब अरिस्टोटल साहब ने कहा हर चीज का पीछे एक पर्पस होता है, जैसा एक एक चीज का एक एक पर्पस होता है। बारिश का भी उन्होंने एक पर्पस दिया है। इसका मतलब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, पत्थर को भी उन्होंने एक पर्पस दिया है। पत्थर ऊपर फेंकने पर वो जमीन पर आएगा, वो उनका प्रकृति है। और बारिश इसीलिए होता है क्योंकि बारिश का वजह से भगवान चाहते हैं, जो फाइनल कॉज कहते हैं, वो भगवान चाहते हैं उसमें बारिश का वजह से फसल अच्छा हो जाए, और फसल को गाय का मतलब कैटल खाएगा, और कैटल को इंसान खाएगा। इसका मतलब हर चीज का पीछे एक पर्पस है। लेकिन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का जो इट कैन बी मूव ओनली थ्रू एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन जो हम लोग इंसान हैं वी कैन मूव अवरसेल्व्स इंटरनली ऑल्सो, बिकॉज इसमें लॉ ऑफ नेचर एंड नेचुरल लॉ। लॉ ऑफ नेचर इज बेस्ड ऑन साइंस। आपको भोजन चाहिए, आपको नींद आएगा, ये सब जानवर को भी होता है। लेकिन इंसान को क्या है, ही नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इंसान को ही नेचुरल लॉ विच इज नॉर्मेटिव। Normative means judgmental. You understand what is right and what is wrong. You only understand because other creatures around you, they don't understand what is right and what is wrong. Right and wrong is something which is internal to you, and you have the potential to transform yourself from that potential is within you. वो potential आपके अंदर ही है। इसका मतलब आपका potential को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, आप अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। अभी मैं आपको ये क्यों बताया हूँ, इसका पीछे वेस्टर्न फिलॉसफी में आप जरा समझेंगे। बाद में सेक्युलर फोर्सेस, इंडिविजुअलिस्टिक फोर्सेस, लिबरलिस्टिक फोर्सेस, सेक्युलरिज्म, इंडिविजुअलिज्म, लिबरलिज्म, इस 17th सेंचुरी में एनलाइटन पीरियड में जो आया है। देन लॉ वाज सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजियन। लॉ को रिलीजियन से, थियोलॉजी इज बेस्ड ऑन फेथ, फिलोसफी इज बेस्ड ऑन रीजन, एंड फिलोसफी सब्जेक्ट्स इवन थियोलॉजी टू स्क्रूटिनी। बहुत तक समय तक हम लोग थियोलॉजी पर विश्वास किए, फेथ के आधार पर है। और मैं थॉमस एक्विनास जो है वो फेथ को भी डिफेंड किया और रीजन को भी डिफेंड किया। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत समय तक लोग जो है चर्च को सेंटर ऑफ नॉलेज मान लिए इंग्लैंड में। बाद में जब कैथोलिसिज्म शुरू, मतलब कैथोलिक्स आया, प्रोटेस्टेंट्स ने उनको अटैक किया, प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद आपका क्या हुआ, रीजन इज यूनिवर्सल टू ऑल द मैन। यू डोंट रिक्वायर अ प्रीस्ट बिटवीन द मैन एंड गॉड। एवरी मैन हैज गॉट ए रीजन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज। वहां से क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव हम लोग आ गए, और उसमें हम लोग नेचुरल लॉ से नेचुरल राइट्स पर आ गए। इस पर मैं अभी आपको ध्यान देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, लॉ वाज सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजियन, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रॉम टेलियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग वी केम टू अ कॉजल एंड एम्पिरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये टेलियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, थॉमस हॉब्स ने ये पूरा ट्रांसफॉर्म किया। वही कन्वर्टेड नेचुरल लॉ इनटू नेचुरल राइट्स। नेचुरल लॉ क्या है, नेचुरल राइट्स क्या है, ये आपको मैं अभी बताना चाहता हूं। थॉमस हॉब्स ने, ही इज कॉल्ड द प्रिकर्सर टू लीगल पॉजिटिविज्म, और थॉमस हॉब्स उनका वजह से पॉजिटिविज्म का जन्म हुआ है। मतलब he did not directly start positive, but he inspired the people to of course think about the law made by human beings, law created by human beings. Law doesn't exist in nature because nature doesn't know what is right and what is wrong. That is what he said. Nature is only power. Nature knows no justice. Nature knows no morality. There's nothing like morality in nature. There's nothing like justice in nature. Nature is only power. The strong devours the weak. Survival is the best thing. Survival is at stake. You have to overcome the nature, not to realize the nature. देखिए Western philosophy, they never thought of realizing the nature. They thought of overcoming the nature. They wanted to escape from the nature. So they created a social contract. लेकिन थॉमस हॉब्स का थोड़ा आपको मैं बताना चाहता हूँ। थॉमस हॉब्स ने क्या कहा है, ये नेचुरल लॉ का वजह से क्या हुआ, इनडिसिप्लिन, इनसिक्योरिटी, सभी लोग क्या करते थे, नेचुरल लॉ का मतलब हायर लॉ, हायर लॉ का मतलब मॉरल लॉ, और मॉरल लॉ का मतलब किसी को पता ही नहीं है मॉरल क्या है, मॉरल क्या। पीपल वर स्टार्टिंग, दे यूज्ड टू फाइट अमंग्स देमसेल्व्स। वो कहते थे मेरा सही इंटरप्रिटेशन है, बिकॉज ये नेचुरल लॉ केवल आसमान में है, विच यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू रीजन। और उसमें क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी मेरा डिपार्टमेंट में मेरा डीन है, मैं क्या कहता हूँ, डीन साहब का आज्ञा को उल्लंघन करता हूँ। डीन साहब ने कहा क्यों, मैं कहता हूँ आपसे हायर लॉ, आपसे पहले डीन आपसे अच्छा कानून पारित किया, उनसे अच्छा डीन, उनसे पहले डीन उनसे भी अच्छा कानून पारित किया। इसका मतलब क्या हो गया, हायर लॉ को कोट करके लोग हमेशा एग्जिस्टिंग लॉ को, एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को डिसोबे करते थे, एंड उसका वजह से क्या हुआ, सिक्योरिटी नहीं था और हमेशा बहुत सब्जेक्टिव हो रहा था। देन ही सजेस्टेड दैट, उसमें उनको ने क्या लगा, ये हायर नेचुरल लॉ बहुत आदर्श वाली नेचुरल लॉ है, और उस आदर्श वाली नेचुरल लॉ को उन्होंने जमीन तक लेके आया। इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ।
जैसे देखिएगा, अगर आप ये सोचेंगे, थॉमस हॉब्स ने कहा लॉ इज एक्सटर्नल टू यू, यू कैन नॉट रेगुलेट योर ओन कॉन्डक्ट बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर एक पर्स गिरा हुआ है यहाँ, मैं आपको नैतिक भाषण देता हूँ, पर्स मत उठाइए, ये सब कहता हूँ, लेकिन आप लोग जाने के बाद मैं पर्स अपना पॉकेट में डाल देता हूँ, इसका मतलब मेरा नेचर में मुझे अपने स्वयं नियंत्रण करने का कोई शक्ति नहीं है। सो थॉमस हॉब्स ने कहा लॉ इज एक्सटर्नल टू यू, morality is external to you, you must be told what is right and what is wrong because you don't understand inherently what is right and what is wrong. ये नेचुरल लॉ के खिलाफ है। नेचुरल लॉ ने कहा यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट दैट इज इंटरनल टू यू। लेकिन थॉमस हॉब्स ने एक्सटर्नल पॉजिटिविज्म की तरफ लेके गया और स्टेट को लेके आया। और इसमें आपको मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं, जो हायर इंटेंजिबल गुड्स हैं लाइक वर्च्यू, विजडम, तमाम चीजें जो थॉमस हॉब्स ने कहा है, उस समय लोग हायर इंटेंजिबल गुड्स के लिए बात करते थे, जो आदर्श वाली चीजें हैं। और उस वजह से क्या होता था, हमेशा इंग्लैंड में सिविल वॉर्स होता था बिकॉज यू कैन नॉट लोकेट प्रिसाइसली व्हाट एग्जैक्टली इज दैट हायर लॉ एंड पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस एज टू व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय दैट हायर लॉ। इस सबसे तंग होकर उन्होंने क्या बताया है, जो राजा कहेगा वही आपके लिए लॉ है, बट द ओनली ड्यूटी यू हैव अंडर द पॉजिटिव लॉ, नेचुरल लॉ, इज टू ओबे द पॉजिटिव लॉ। इसका मतलब ये कि जो आपका जो पॉजिटिव लॉ को ओबे ही करना पड़ेगा। और उसमें थॉमस हॉब्स ने क्या किया, उन्होंने ये बताया है व्यक्ति को ये हायर इंटेंजिबल गुड्स जैसे वर्च्यू, विजडम, सॉल्वेशन, इन तमाम चीजों से का मतलब सब टेलियोलॉजिकल है। और कॉजल एंड एम्पिरिकल एनालिसिस में वो क्या बताया, इंसान को सबसे ज्यादा जीने का इच्छा होता है, दैट इज द मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमलिस एंड मिनिमम। उन्होंने मिनिमम तक आ गया और मिनिमम तक आके बताया। अब आप लोग देखिएगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं क्योंकि मेरा समय बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है, इसलिए मेरा समय बहुत कम है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक समय जो नेचुरल लॉ था, आप उस समय कहते थे नैतिकता जिंदगी से भी इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या बताएंगे, जीने के लिए कितना नैतिकता चाहिए, बिकॉज जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट और नैतिकता केवल इंस्ट्रूमेंटल हो गया। इसके बाद थॉमस हॉब्स ने क्या किया, you had the duty to cultivate good qualities under teleological understanding of what Aristotle said, what Thomas Aquinas said. You have duty to cultivate. Thomas Hobbes converted rights as the basis of justice and he discarded duty as the basis of justice. वहां से वेस्टर्न फिलोसफी में राइट ओरिएंटेड थीरिस्ट ऑफ जस्टिस आया। इसका मतलब थॉमस हॉब्स ने हायर नेचुरल को काट दिया और काट के उन्होंने क्या बताया, नेचुरल लॉ को नेचुरल राइट्स। इसका मतलब व्यक्ति इक्वालिटी चाहते हैं, लिबर्टी चाहते हैं, नेचुरल राइट्स हैं। और उसके ज़्यादा उन्होंने ये कहा है, ये वर्च्यू, विजडम, सैल्वेशन, ये तमाम चीज़ों को हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। और वो केवल सर्वाइवल तक लेके आया और सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है और हाउ द सोसाइटी कैन बी मेड पॉसिबल, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताया। सो द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल लॉ टू नेचुरल राइट्स, वेयर द ड्यूटी अर्लियर विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट and which was considered to be the basis of justice, that was displaced by a right oriented jurisprudence. यहाँ तक मैं आपको बताया हूँ। इसके बाद तो मतलब थोड़ा 5 मिनट और आपको बता दें, ये राइट ओरिएंटेड जूरिस्प्रूडेंस आने के बाद थॉमस हॉब्स ने जो पॉजिटिविज्म को शुरू किया, मतलब प्रिकर्सर टू पॉजिटिविज्म, उसके बाद लॉक आया, वो सब नेचुरल राइट्स के लिए बात किया और नेचुरल राइट्स का माध्यम से सरकार को सीमित करने का भी प्रयास किया। सरकार को उन्होंने बताया है आपको जो भी करना है नेचुरल राइट्स के अनुसार। किसका मतलब, समथिंग विच इज अ प्रायोरी, बिकॉज वी वांट टू से दैट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज नॉट फाइनल, द स्टेट मस्ट फॉलो सर्टेन अ प्रायोरी थिंग्स। और वो प्रायोरी थिंग्स का माध्यम से अपनी यू स्टार्टेड पुटिंग सम नेचुरल लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द स्टेट। ये तमाम चीजें नेचुरल राइट्स का स्टूडेंट्स जानते हैं। उसका माध्यम से कुछ जस्टिस होता था और बिकॉज सरकार जो चाहे नहीं कर सकती है। थॉमस हॉब्स का स्टेट जो था वो तो एब्सोल्यूटिस्ट था, इसका मतलब वो स्टेट के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया। लेकिन लॉक का समय में जब स्टेट मनमाना करना शुरू किया तो अभी आपको स्टेट को कैसा सीमित करना है, तब आपने ये बताया है आपने कुछ अधिकार को स्टेट को ट्रांसफर नहीं किया और वो अधिकार इनएलिएनेबल है, वो आपके साथ ही है। एंड दे पुट लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट कंडक्ट्स इटसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द नेचुरल राइट्स व्हिच पीपल हैव, व्हिच आर ऑफ कोर्स इनएलिएनेबल, तमाम चीजें हैं। उसके बाद जो पॉजिटिविज्म है, ये पॉजिटिविज्म जो ऑस्टिन बेंथम, ये तमाम लोगों ने ये क्या किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा सर बता रहे थे, मेरा पहले 2 वक्ता बताए, बहुत अच्छा बताए एंड मुझे भी बहुत ज्ञान मिला है, मैं दिमाग में नोट करके रखा हूँ। अब उसमें क्या बात है, ये लोग ये बताना शुरू किए हैं, सी लॉ इज अ सोशल फैक्ट। इसका मतलब ये लोग बता रहे हैं लॉ इज ए पोस्टेरियोरी
and law is a social fact. And they started saying that whether it is a law or not, it is one question. Whether it is a good law or a bad law, it is another question. इसका मतलब ये लोग क्या किए, फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी को लेके आए. फैक्ट थॉमस हॉब्स ने सॉवरेन को भी मॉरल लेजिटिमेसी दिया, लेकिन बेंथम ये सब लोग ऑस्टिन वो मॉरल लेजिटिमेसी के लिए नहीं बात किया. वो कहा जिसके पास शक्ति है वो सॉवरेन है. इट्स अ सोशल फैक्ट. दे वर नॉट कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग विद रिगार्ड टू हु इज सॉवरेन. फॉर एग्जाम्पल, मैंने हिटलर ने अपना 7 भाई को मर्डर करके सिंहासन पर बैठ गया, बेंथम कहेगा बिकॉज ही इज इन द चेयर and he has the power to issue commands, and his commands will be followed by the people, of course, which is followed by sanction in case they don't follow the commands. Of course, that is the law. That the law is there. इस प्रकार का वो क्या किए हैं, कमांड, ड्यूटी, सैंक्शन, मतलब हर चीज को ऑब्जर्वेबल पैटर्न्स में देखे हैं. व्हाट इज ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन मीन्स दैट you will incur some punishment in case you disregard the duty which is imposed on you. That means आप habitually obey करना, habitually. तमाम चीजों को ये लोग एक प्रकार से साबित करने वाले चीजों के अंदर लेके आए हैं, और इस प्रकार से ये लोग लॉ का स्ट्रक्चर मतलब प्योरली फैक्चुअल बेसिस दिए हैं. प्रोफेसर हार्ट बाद में आके उन्होंने कुछ नॉर्मेटिव बनाया, मतलब वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव से मतलब वो कुछ नॉर्मेटिव बनाया. हार्ट से अभी तुरंत मेरा कुछ ज्यादा मतलब नहीं है. अब मेरा आपको ये कहना है, व्हाट इज लॉ इज वन क्वेश्चन, वेदर इट इज गुड लॉ और बैड लॉ इज अनदर क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सपोज यू आस्क मी वेदर इट इज अ माइक और नॉट. Now, or for example, you ask me, I say it's a mic because I can show it to you. It's a fact. ये लोग क्या बताएं, whether it's a good mic or a bad mic. Good and bad is a perception. That is something which is normative. इसका मतलब ये लोग क्या किए, वो ought proposition में डाल दिए, something which is desirable. So it is a mic. So ये लोग क्या किए हैं, whether it is good or bad, वहाँ morality को लेके आया, वहाँ justice को लेके आया. But whether it is a mic or not, उसमें उन लोगों को कहना है वहाँ justice की बात नहीं है. Whether it is law or not. Law can exist even without morality. But when you are considering the question whether it's a good law or bad law, then the morality will come. मतलब इसका मतलब morality वहाँ आएगा. इसका मतलब ये लोग क्या किए, fact value distinction किए हैं. Now I can tell you the same thing. Whether I am a human being or not, आप कैसे बताएंगे I am a human being because 2 हाथ है, 2 पैर है, तो आपने मुझे physically बताया. Whether I am a good human being or not, तो उसमें आप क्या कहेंगे, it is not something which can be decided by the law people, that is something which is a question of morality. Law and morality are 2 distinct disciplines, one is not dependent on the other. तो morality का question आप नैतिकता विभाग में जाके समझो, और law department में will tell you only what is the law. We are not concerned with the further question whether it's good law or a bad law. तो इस प्रकार का जो argument लेके ये लोग fact value distinction को लेके आए हैं. उसके बाद आपका बहुत दूर तक ये मामला चला गया, और हिटलर जैसा लोग पैदा हुए हैं, और हिटलर जैसे लोग इसको इतना अमानुष ढंग से लॉ को इस्तेमाल कर, लॉ में नैतिकता जरूरी नहीं है, इमोरल लॉ इज ऑल्सो लॉ, मतलब इस प्रकार से ये लोग कर दिए. गुड लॉ और बैड लॉ मतलब आप इसको लॉ मान लो, बट यू कैन से इट इज नॉट अ गुड लॉ, बट डोंट से इट इज नॉट लॉ, इट इज लॉ बट इट इज नॉट अ गुड लॉ. इस प्रकार से ये लोग आर्ग्यूमेंट करना शुरू किए. तो उसका वजह से क्या हुआ, जस्टिस, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन जस्टिस एंड मोरालिटी. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट जस्टिस इज समथिंग व्हिच कनेक्ट्स लॉ एंड मोरालिटी. आई विल कम टू दैट. समय जितना आपका, Justice is a claim, justice is an entitlement, but morality is not an entitlement. Okay, अभी आपको इतना मैं बता रहा हूँ. अभी आपको क्या हुआ, तो इस प्रकार का आपका जब हुआ, हिटलर जब इतना अमानुष काम कर रहे थे, तब तो सभी देश उनको पराजित कर दिया. पराजित करने के वो आत्महत्या करके मर गया. लेकिन न्यूरमबर्ग एक जगह में जर्मनी में ट्रायल हुआ. वो ट्रायल में क्वेश्चन आया इस हिटलर का सोल्जर्स के खिलाफ, क्या आपने अपराध किया. वो लोग कहे हम लोग अपना हिटलर का सॉवरेन है, वो जो कहेगा हम लोग वही मानेंगे. लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन. तो अब न्यूरमबर्ग कोर्ट ने क्या बताया, न्यूरमबर्ग कोर्ट ने ये बताया दैट ऑफ कोर्स एवरीथिंग व्हिच इज कमांडेड बाय द सॉवरेन इज नॉट नेसेसरली लॉ. इसका मतलब न्यूरमबर्ग कोर्ट ने ये बताया है एवरी लॉ मस्ट कंटेन मिनिमम मोरालिटी, अदरवाइज इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ लॉ एट ऑल. इसका मतलब वहां फिर मोरालिटी आपको लॉ में फिर आया. इसका मतलब लॉ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मोरालिटी. इसका मतलब यू कैन नॉट कॉल मी ह्यूमन बीइंग अनलेस आई हैव सम मोरालिटी इन मी. इसका पहले मोरालिटी कहाँ देखता था, वेदर इट्स अ गुड लॉ और बैड लॉ में. अभी लॉ में भी मोरालिटी होना चाहिए. दैट इज एक्चुअली व्हाट द न्यूरमबर्ग कोर्ट सेड. यू कैन नॉट कॉल इट एज अ लॉ एट ऑल. Bentham and Austin might call it as a law, but they will say it is not a good law. But Nuremberg court said that a law which doesn't contain, which is completely devoid of morality, it cannot be called as a law at all. For example, एक कुर्सी तब तक नहीं है जब तक वो कम से कम कुछ बैठने लायक नहीं है. केवल 2 हाथ 2 पैर होने से कुर्सी नहीं होगा. It should be comfortable for sitting. इसका मतलब it has got an inherent purpose. लॉ का भी उसी प्रकार का एक inherent purpose है. तो इस प्रकार से फिर आपका मोरालिटी लॉ में आना शुरू किया. तब क्या हुआ, तब लोगों ने ये सोचा
ये जो ईज एंड ऑट का ये लोग डिस्टिंक्शन किए हैं फैक्ट एंड वैल्यू का, तो उस वैल्यू को फिर फैक्ट में ले आने का प्रयास किए। इसका मतलब वो फैक्ट तब तक फैक्ट नहीं है जब तक कुछ वैल्यू उसमें नहीं। फैक्ट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ वैल्यू, यू रिक्वायर एटलीस्ट द मिनिमम वैल्यू इन द फैक्ट टू कॉल इट एज अ फैक्ट। इसका मतलब लॉ में कुछ मोरालिटी होना चाहिए। और आई थिंक सो दिस डिस्टिंक्शन जब आया है, आगे आपको फिर क्या हुआ, ड्वार्किन, फुल्लर, तमाम लोग आना शुरू किए हैं। और इसमें अभी आपका रॉल्स, मैं आपको अभी एक वेस्टर्न फिलॉसफी का सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूं। वेस्टर्न फिलॉसफी ने ये लोग क्या किए हैं, दे नेवर वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड, दे ओनली वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसमें क्या होता है, टीलियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एक होता है, और बेंथम साहब का एक टीलियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। पहले व्हाट इज द डिजायरेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स, इसके क्या चीजें अच्छा है ये आप सोचेंगे, उसके बाद उसको कैसा पाएंगे। इसका मतलब अगर मान लीजिए आप कहेंगे यूटिलिटी इज गुड, सो आप क्या कहेंगे, आप अपना रीजन इंस्ट्रूमेंटली इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंसेप्शन ऑफ रीजन हम लोग कहते हैं। डेविड ह्यूम इसको शुरू किया। डेविड ह्यूम ने कहा रीजन कैन नॉट टेल यू व्हाट यू मस्ट डिजायर, रीजन ओनली कैन टेल यू व्हाट हाउ यू कैन रीच योर डिजायर्स। इसका मतलब रीजन आपको ये नहीं बता सकती आपको क्या करना है नहीं करना है, व्हाट यू मस्ट एस्पायर फॉर। रीजन केवल आपको ये बताएगा व्हाट इज द मीन्स थ्रू विच यू कैन अचीव द एंड्स। इसका मतलब रीजन हैज गॉट ओनली इंस्ट्रूमेंटल रोल। तो इसी प्रकार से बेंथम साहब ने ये सब हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो इन लोगों के अनुसार क्या है, ये लोग कहते हैं यूटिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्टिस एंड जस्टिस इज सबऑर्डिनेट टू यूटिलिटी। इसका मतलब इन लोगों का आर्गुमेंट क्या है, पहले ये लोग व्हाट इज गुड, गुड इज यूटिलिटी, यूटिलिटी इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए आप जो भी काम करेंगे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इट डिपेंड्स ऑन प्लेजर एंड पेन। Pleasure and pain will determine what is right and what is wrong. If the pleasure is more, it is always right. If the pain is more, it is always wrong. इसका मतलब एक सैडिस्ट है, वो आपको तंग कर रहा है, आप कहेंगे सैडिज्म इज रॉन्ग, इनहेरेंटली आप ऐसा कहेंगे, सैडिज्म गलत है। लेकिन बेंथम क्या कहेगा, वो सैडिस्ट जो होता है उनको कितना प्लेजर मिल रहा है और उनसे जो शिकार बन रहा है उनको कितना पेन है। अगर इनका प्लेजर उनका पेन से ज्यादा है, बेंथम कहेगा ही विल जस्टिफाई स्लेवरी ऑल्सो। इसका मतलब बेंथम साहब इज ओनली कंसर्न विद अमाउंट ऑफ the pleasure, and the pleasure is more than the pain, he will say it is always right. So what is right and what is wrong is dependent on pleasure or pain. इसका मतलब इस प्रकार से ये लोग क्या किए, they made what is right and what is wrong subordinate to what is good. तो ये आपका इतना कम समय में समझाना, इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें आपको ये यूटिलिटी का माध्यम से बेंथम साहब ने ये कह दिया, जो भी आप जस्टिस के लिए बात करते हैं तो वो जस्टिस जो है, you cannot understand justice without utility. After all, it is utility, because he said that law, justice, rights, it's a dangerous conflation to say that they can be understood without utility. No, justice can be understood only through utility. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अमर्त्य सेन साहब का, बिकॉज अमर्त्य सेन साहब ने बेंथम को बहुत प्रशंसा किया आइडिया ऑफ जस्टिस में, बिकॉज वो क्या बताया, तुरंत इनजस्टिस तो कुछ पूरा हुआ, मतलब जस्टिस पूरा उन्होंने नहीं सोचा, तुरंत आपको क्या करना है। इसका मतलब यहाँ 200 लोग मर रहे हैं, यहाँ 100 लोग मर रहे हैं, आप जस्टिस का आदमी को बुलाएंगे, वो सोचेगा किसको बचाएं, सभी लोग एक इंसान है, तब तक वो डिसाइड किया 300 लोग मर गए, क्योंकि जस्टिस को समझना बहुत मुश्किल है। अगर आप यूटिलिटी के अनुसार सोचेंगे, तुरंत आप कहेंगे 200 100 से ज्यादा है, 200 को बचाओ। इसका मतलब व्हाट गिव्स यू इमीडिएट आंसर्स। इसमें क्या है, आप ग्रैंड थीरीज को लेकर जो चले हैं, अमर्त्य सेन साहब ने इसमें जिसको प्रशंसा किया है, मैं बताना चाहता हूं, मतलब ही इज सेइंग दैट ये लोग क्या किए हैं, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जस्टिस। पहले यूटिलिटी का माध्यम से जस्टिस को समझने का शुरू किया, और आम आदमी यूटिलिटी को ज्यादा अच्छा समझता है, आम आदमी भगवान कृष्ण नहीं है, पहले जस्टिस को समझे। तो इसके बाद आपको रॉल्स आया। तो सी अकॉर्डिंग टू बेंथम, इफ यू से दैट फॉर एग्जांपल, इफ यू से फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, जस्टिस के लिए इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंथम साहब क्या कहेगा, इक्वालिटी तभी इंपॉर्टेंट है जब इक्वालिटी की वजह से यूटिलिटी बढ़ेगा। आप कहेंगे लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, बेंथम साहब कहेगा लिबर्टी तभी इंपॉर्टेंट है जब लिबर्टी की वजह से यूटिलिटी बढ़ेगा। यूटिलिटी इज इंट्रिंसिक, अदर्स आर इंस्ट्रूमेंटल। व्हाट इज इंट्रिंसिक इज यूटिलिटी, अदर्स आर ओनली इंस्ट्रूमेंटल। द इंस्ट्रूमेंटल कंसेप्शन ऑफ रीजन हम लोग कहते हैं। और रॉल्स आया, रॉल्स ने क्या किया, रॉल्स ने बेंथम साहब को 2 ग्राउंड्स पर विमर्शा किया। थ्योरी ऑफ सर 5 मिनट सर प्लीज, इफ आई फिर नो। रॉल्स ने बेंथम को 2 ग्राउंड्स पर अटैक किया। एक उन्होंने कहा बेंथम डिड नॉट अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्टनेस ऑफ पर्सन्स, इसका मतलब हर एक व्यक्ति का मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दिया। एंड सेकंड थिंग इज सबऑर्डिनेटेड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग टू गुड।
इसका मतलब वो गुड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, एंड ही अंडरस्टूड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग थ्रू गुड। इसका मतलब रॉल्स का क्या कहना है, पहले यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, देन यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड विद इन दैट राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसका मतलब कुछ सिद्धांत होना चाहिए, सिद्धांत के भीतर अब जिएंगे। मान लीजिए यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव सेक्स विद अ वुमन, आपको प्लेजर तो मिलेगा, बट दैट इज अगेंस्ट द रूल्स, दैट प्लेजर मस्ट बी डिस्काउंटेड। नो, कुछ आप इंसान है ना, इंसान को सही और मतलब पहले सही और गलत के भीतर आपको यूटिलिटी प्राप्त करना है। अगर आप सही और गलत को आप गायब कर देंगे और कहेंगे जिसमें यूटिलिटी मिलेगा वही सही है, दैट मीन्स ये रॉल्स ने ऑब्जेक्ट किया। तो रॉल्स का थ्योरी को मैं आपको एक सेंटेंस में बताना चाहता हूं। ही यूज्ड द इंस्ट्रूमेंटल कंसेप्शन ऑफ रीजन बिकॉज ही थॉट इंस्ट्रूमेंटल कंसेप्शन ऑफ रीजन इज वेरी पावरफुल। ही डिड नॉट वांट टू डिस्कार्ड दैट, सो इसको उन्होंने इस्तेमाल किया, दैट रीजन इज ओनली अ मीन्स टू एंड। लेकिन वो कैसा इसको इस्तेमाल किया, इन अकॉर्डेंस विद द डिस्टिंक्टनेस ऑफ पर्सन्स व्हिच बेंथम इग्नोर्ड एंड द प्रायोरिटी ऑफ द राइट ओवर द गुड, नॉट द गुड ओवर द राइट। और रॉल्स ने फिर क्या किया, मतलब संक्षिप्त में बताएं। इसके बाद ये वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस में क्या अभी आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका सेमिनार का बहुत रेलेवेंट है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हर व्यक्ति को अपना एक न्यूट्रल फ्रेमवर्क बनाते हैं। न्यूट्रल फ्रेमवर्क में हर व्यक्ति को अपना जिंदगी, जैसा सर्वे बता रहे थे, आप जो सोचे आप कर दीजिए। आपको जो उचित एक न्यूट्रल फ्रेमवर्क बना दिया, जब तक आप दूसरा आदमी का जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप अपना जिंदगी में क्या करेंगे, कानून को उसको मतलब नहीं है। अब जब दूसरा व्यक्ति का जिंदगी में हस्तक्षेप करेंगे तब कानून वहां शुरू होगा। इसका मतलब ये न्यूट्रल फ्रेमवर्क जो शुरू किया, इसको लिबरलिज्म हम लोग कहते हैं। लिबरलिज्म क्या है, इसी यूटिलिटी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म, बाद में समय नहीं है। बेंथम साहब का थ्योरी भी एक प्रकार से लिबरल थ्योरी है। और ये लिबरल थ्योरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, ये लिबरल थ्योरीज लिबर्टी को इंपॉर्टेंस देती है, और रॉल्स इज द ओनली एक्सेप्शन। रॉल्स ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को भी इंपॉर्टेंस दिया, बिकॉज ही ट्रेडेड ऑफ बिटवीन इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑन वन साइड एंड distributive justice on that, because you require economic efficiency, but at the same time distributive justice को भी रॉल्स ने इक्वालिटी को भी ध्यान दिया अपना सेकंड प्रिंसिपल में, वो केवल लिबर्टी पर ही ध्यान नहीं दिया। तो लेकिन रॉबर्ट नॉजिक, ये तमाम लोग क्या किया, अभी रॉबर्ट नॉजिक बहुत प्रासंगिक है, उन्होंने एक किताब लिखा है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, उसमें उन्होंने जस्टिस को वॉलंटरिज्म, जस्टिस इज नॉट कंपल्शन, जस्टिस केवल स्वेच्छा से होता है और जस्टिस नेगेटिव है। इसका मतलब जस्टिस कभी दूसरों को आपको मदद करने का जरूरी ही नहीं है, दूसरा आदमी मर भी जाए आपके आंखों के सामने, लॉ कैन नॉट कंपेल यू टू हेल्प हिम। इसका मतलब ये नैतिकता की बात उन्होंने कहा, लॉ कैन नॉट मेक एवरीथिंग दैट इज मॉरल एनफोर्सेबल। लॉ, बिकॉज ही सेड दैट प्रॉपर्टी राइट्स दे ट्रम्प द ड्यूटीज ऑफ बेनिवोलेंस। प्रॉपर्टी राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। अगर मेरे आंखों के सामने एक व्यक्ति मर रहा है, मेरे पास रोटी है, तो मुझे आपको देने का कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं अपना दया से देता हूं नैतिकता के अनुसार, विच इज ऑफ कोर्स माय वोल्यूशन, बट यू कैन, लॉ कैन नॉट कंपेल मी। ऐसा वेलफेयर स्टेट में क्या होता है, टैक्सेशन लेके गरीब को देते हैं। रॉबर्ट नॉजिक से टैक्सेशन इज थेफ्ट। फाइनली, क्योंकि सर एक मिनट और प्लीज, ह्यूमन सी, फाइनली आई हैव ओनली वन डिस्टिंक्शन विच इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, बिकॉज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। सी, व्हाट इज राइट इज नॉट, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। अमेरिका में क्या है, सपोज यू हैव, आपको दारू पीने का अधिकार है, दारू, दैट इज योर राइट। आपका दोस्त आएगा, वो कहेगा यू हैव द राइट टू ड्रिंक, बट आर यू राइट इन ड्रिंकिंग सो मच। इसका मतलब अंतर बदल गया। एक आपका लीगल, कानून ने आपको अधिकार दिया, लेकिन क्या इतना उचित है पीना, आर यू राइट इन डूइंग दैट। इसी में ह्यूमन राइट्स आता है। ह्यूमन राइट्स आर सब कैटेगरी ऑफ मॉरल राइट्स। ह्यूमन राइट्स आर रिप्लेसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन द कॉन्सेप्ट कंटेम्पररी वर्ल्ड, दे आर बिकमिंग मोर पावरफुल। ह्यूमन राइट्स का मैं ज्यादा भाषण नहीं देंगे, लेकिन दुनिया में मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समाप्त करेंगे। जस्टिस इज अ क्लेम, जस्टिस इज एन एंटाइटलमेंट। अभी आप क्या बताएंगे, दुनिया में इतना भूखमारी है, इतना लोग मर रहे हैं, उनको कैसा करें। अगर आप जस्टिस के अनुसार आप देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा आपको इस व्यक्ति का कारण आपने गरीब बना, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पॉवर्टी। जस्टिस में आपको सिद्ध करना पड़ेगा दैट ही हैज अ ड्यूटी टू गिव यू एंड यू मस्ट प्रूव हाउ ही हैज द ड्यूटी। आपको सिद्ध करना पड़ेगा ये ड्यूटी है। अभी इंडिया जाती है और कहते हम गरीब देश हैं, ऐसे गरीब देश अमेरिका का, अमेरिका क्या कहती है, अब बता दीजिए क्या जस्टिस करें, तो हम लोग को मदद करिए। अमेरिका कहती है यू प्रूव दैट हम लोग आपको गरीब बनाए हैं, तब आपका एंटाइटलमेंट बनेगा। अगर आप ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं तब हम आपको क्यों दें, तब तो मोरालिटी की बात आ जाएगा। तो इसका मतलब ड्यूटी इज बेस्ड ऑन जस्टिस, ड्यूटी इज बेस्ड ऑन मोरालिटी। ड्यूटी इज बेस्ड ऑन जस्टिस क्या है, ये फॉल्ट फाइंडिंग पर है।
आपको सिद्ध करना पड़ेगा दूसरा आदमी का आपको क्या नुकसान किया जिस वजह से आपको अधिकार पूर्वक उनको देना पड़ेगा। ड्यूटीज बेस्ड ऑन मोरालिटी क्या है? ये अमर्त्य सेन साहब ने एक एग्जाम्पल दिया। एक दिन दहाड़े अमेरिका में एक लड़के का मर्डर हो गया, सभी लोग अपना घर में बैठ के देख रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने मारा उनको ही पुलिस ने गिरफ्तार किया, और जिस व्यक्ति देख रहे हैं जो मदद कर सकते हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। अमर्त्य सेन साहब ने कहा इमैनुअल कैंट का इम्परफेक्ट ड्यूटीज से प्रभावित होकर, ऑटोनॉमी तमाम चीजों से, उन्होंने ये बताया है लॉ ओनली पनिशेस कमिशंस बट लॉ नेग्लेक्ट्स ओमिशंस, इवन ओमिशंस आर कल्पेबल। इसका मतलब क्या है? आपने आपके आंखों के सामने मर्डर हो रहा है तब भी आपने जाके मदद नहीं किया, इसका मतलब आपका अपना ड्यूटी होगा। लेकिन लोग क्या कहते थे, ये नैतिक ड्यूटी है मेरा, ये जस्टिस की मुद्दा नहीं है। जस्टिस की मुद्दा तभी होगा जब मेरे ऊपर कोई ड्यूटी करने का अधिरोपित है, और ये नैतिकता का मुद्दा है। तो बाद में अमर्त्य सेन साहब कहते हैं कि नैतिकता का मुद्दा आजकल जस्टिस से भी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कैसा? अगर आपके पास 40 रोटी है, आप 2 रोटी तो दे सकते हैं ना नैतिकता, इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटी। बिकॉज इफ यू स्ट्रिक्टली स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ जस्टिस, जस्टिस इज एन एंटाइटलमेंट, morality is a matter of charity. Morality हमको क्या, you cannot demand it as a matter of right. You have to inculcate those qualities. सर ने बताया ये आपका अपना विकसित है, तो इतना विकसित कैसा होंगे? सर ने बताया एक समय अरिस्टोटल, उस समय व्यक्ति को शिक्षा भी देते अच्छा इंसान बने। आजकल कानून बता अच्छा इंसान से मेरा कोई मतलब नहीं है, आप अच्छा इंसान, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। कानून तभी आएगा जब दूसरा आदमी का जिंदगी में हस्तक्षेप करोगे। इसके मतलब अच्छा व्यक्ति बनाने की जिम्मेदारी कानून को आज एकदम नहीं है। दिस ड्यूटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द लॉ। इसमें अच्छा व्यक्ति कैसा बनेगा तब जब नैतिकता नहीं सिखाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो अमर्त्य सेन साहब बताते हैं ये ड्यूटीज बेस्ड ऑन जो मोरालिटी है उसके आधार पर आप दुनिया में इसको समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट कैन नॉट बी अंडरस्टूड थ्रू जस्टिस दैट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू मोरालिटी, वेयरइन यू कैन वॉलंटरली अंडरस्टैंड व्हाट इज योर राइट्स एंड व्हाट आर योर ड्यूटीज। थैंक यू। समय